हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 9 सितंबर है और आज जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप डी का, उसका अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी किस आधार पर दी थी। देखिए, मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी जो है वो एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था तत्वों को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह से आया था कि परमाणु क्रमांक दे रखा था 17, 18, 19 और 20, और इसका जो नाम बताना था कि क्या क्या होगा। इस क्वेश्चन को बच्चे ने इस तरह भी बताया कि क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम, जिसका नाम है ये जो परमाणु संख्या है उसका नाम ये दे रखा था, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम। बताया गया था कि ये दिया गया था और पूछा गया था कि किस किस उसका जो नंबर में आएगा, इसका एटॉमिक नंबर है उस पर आएगा। तो आपको जिस तरह से भी पूछा गया था, देखिए 17, 18, 19, 20 ये 4 दे रखा था। तो 17 का क्लोरीन हो जाएगा, 18 का आर्गन हो जाएगा, 19 का पोटेशियम हो जाएगा, 20 का स्कैंडियम हो जाएगा और एक 21 दे रखा था, 21 दे रखा था, 21 का स्कैंडियम हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो भी था आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था कि जीडी बिड़ला अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। तो देखिए, जीडी बिड़ला अवार्ड 2022 जो है ना नारायण प्रधान को दिया गया। ये साइंस के क्षेत्र में मिलता है। तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो नारायण प्रधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित की गई है। कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका चेन्नई में आयोजित किया गया था विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022। अगला क्वेश्चन था कि 2022 तक कितने अनुच्छेद हो चुके हैं। देखिए, 2022 तक कुल 395 अनुच्छेद हो चुके हैं। भाग की बात करें तो 22 भाग, अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची 2022 तक हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन इस तरह से नहीं था, इसमें पूछा था कि तो औसतन ऊंचाई लगभग कितने मीटर तक का है। तो ठीक है, अगर अधिकतम पूछा होगा तो 1500 मीटर होगा। ठीक है, और अगर औसतन ऊंचाई पूछ दिया है कि औसतन ऊंचाई कितनी है, तो 450 से लेकर के 1200 मीटर, जो कि आपको ऑप्शन में भी इसी टाइप से दिया गया था। तो आपका देखिए 850 से 1200 मीटर होगा। लगभग में पूछा गया था, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ये डेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है। देखिए, गर्म जलधारा बहुत सारा है और इसमें ऑप्शन प्रॉपर नहीं मिल पाया, इस कारण से देखिए ये जितने भी गर्म जलधारा है ये हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। खाड़ी की धारा, जिसको हम लोग गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है, ये अटलांटिक महासागर में होता है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक धारा जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है। नेक्स्ट है अगुलहास धारा। अगुलहास धारा जो कि हिंद महासागर में, अलास्का की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, क्यूरोसिया जापान धारा जिसको क्यूरोसिया जापान के उत्तरी प्रशांत महासागर में होता है। उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो जितने भी गर्म जलधारा हैं आप लोग देखिएगा, आप लोग को ऑप्शन में क्या दिया था। अगला है कि किस त्यौहार के बाद लोग मक्का मदीना हज के लिए जाते हैं। तो ईद उल अजहा के बाद जो है मक्का मदीना हज के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 1932 को पुणे एक्ट, महात्मा गांधी 1931 में जो पुणे एक्ट हुआ था, गांधी जी और किनके बीच में हुआ था, ये पूछा गया था। तो गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। ये क्वेश्चन इस तरह सिंपल नहीं था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था, लेकिन इसका आंसर होगा जगदीप धनखड़ था। एक क्वेश्चन था कि सेल के किस भाग में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, केंद्रक में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया। तो देखिए, 2021 का जो दिया गया है उसको प्रोफेसर साकेत सौरभ को गणित विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान
भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर साकेत सौरभ। सेफ अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीता? तो ये महिलाओं वाला था, फीमेल कैटेगरी में, तो ये भारत ने जीता था। ये मैच हुआ था कैसा? बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश 1-0 से भारत को हरा दिया था। लेकिन अंक तालिका में बांग्लादेश और भारत दोनों का 9 अंक था। लेकिन अब इसमें से देखा जाता है कि गोल किसका ज़्यादा है, तो गोल भारत का ज़्यादा हो जाने के कारण भारत को विजयी घोषित किया गया था। निम्न में से कहाँ पर पूर्ण कुंभ मेला नहीं लगता है? यानी कि ये क्वेश्चन को घुमाया गया है, ये पूछा गया कि कहाँ पर पूर्ण कुंभ मेला नहीं लगता है, यानी कि कहाँ पर अर्ध कुंभ मेला लगता है। तो देखिए यहाँ पे 2 जगह पे लगता है, प्रयाग में और हरिद्वार में, ये 2 जगहों पे अर्ध कुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में क्या था उस हिसाब से आप लोग इसको टिक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? देखिए ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। स्फेग्मोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। एक क्वेश्चन था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 तक लक्षद्वीप में कितने द्वीपों पर मानव बसा हुआ है? यानी कि कितने ऐसे द्वीप है लक्षद्वीप में जो कि मानव बसा हुआ है? देखिए लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। ठीक है, इनमें से सिर्फ 7 पे ही मानव बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2022 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? 2022 फीफा फुटबॉल जो है ये फीफा फुटबॉल का है, फीफा। ठीक है, ये फीफा फुटबॉल विश्व कप का जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? तो ये कतर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यानी कि इसी टाइप से क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन 2000 जनगणना के अनुसार, जो कल भी शायद पूछा गया था सेम क्वेश्चन, उसमें पूछा था कि चौथा, ये 4 ऑप्शन दे रखा था और उसमें पूछा गया था कि सबसे कम बोली जाने वाला भाषा कौन सा? तो उसमें जो 4 ऑप्शन दे रखा था उसमें था एक बंगाली था, मराठी था, तेलुगु था और तमिल था। तो उसका आंसर हो जाता तमिल। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाता तमिल, जो कल वाला था। आज क्या पूछा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषा कौन सा? तो बंगला भाषा जो है वो दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषा है। और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषा कौन सा है? तो वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी। तीसरे नंबर पे कौन है? तो मराठी। चौथे नंबर पे कौन है? तो तेलुगु और उसके बाद आ जाएगा तमिल। ठीक है, नेक्स्ट है यदि पोल और फोकस, देखिए यदि पोल और फोकस के बीच की दूरी, कोई भी लेंस, हम कोई भी दर्पण या लेंस ले लेते हैं हम मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं कि एक अवतल दर्पण है। अब यहाँ पे पोल है, इस जगह पे पोल है, ये है पोल, बीच हम लोग डिनोट करते हैं, और ये है फोकस। अब पोल और फोकस के बीच की दूरी को अगर दुगुना कर देंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि प्रिज्म, यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे प्रिज्म। ठीक है, ये यहाँ पे आप कर दीजिए प्रिज्म। प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है? ठीक है, कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। और ऑप्शन में जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा कि कौन सा रंग ज़्यादा विचलित होता है, वो ऑप्शन से आप लोग कीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है वो है वॉयलेट, यानी कि बैंगनी का, वॉयलेट का सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो विचलित होता है इंडिगो, फिर होता है ब्लू, फिर है ग्रीन, फिर है येलो, फिर है ऑरेंज, और सबसे कम जो विचलित होता है, विचलित होना मतलब बेंड करना, ठीक है, जो मुड़ता है, तो रेड का सबसे कम होता है। ठीक है, विचलन जो होता है रेड का सबसे कम होता है। अगर यहाँ पे बात करें फ्रीक्वेंसी का, अगर फ्रीक्वेंसी का बात करें तो वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होगा और रेड का सबसे कम हो जाएगा। अगर वेवलेंथ का बात कर दें, तरंग दैर्ध्य का बात कर दे, तो रेड का सबसे ज़्यादा होगा और वॉयलेट का सबसे कम होगा, और इसी क्रम में ये आगे बढ़ेगा और इसी क्रम में ये पीछे आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन थे कि गर्भधारण को कम समय के लिए रोकने के लिए, ठीक है, गर्भधारण को एक टेम्पोररी समय के रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दे दिया था, तो उसमें से एक है, और जो इसका आंसर होता वो था कॉन्ट्रासेप्टिक स्पंज। कॉन्ट्रासेप्टिक स्पंज का यूज किया जाता है कम समय में रोकने के लिए। ठीक है,
बस तो ये आज का इतना ही क्वेश्चन मुझे मिला था। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ा सा लेट हो जाता है रात का जो है वीडियो डालने के लिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी जल्दी निकलने लगते हैं वहाँ से अपना जो है घर जाने के लिए, तो इसलिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी इसमें देखना पड़ता है। उसके बाद ये क्वेश्चन और ये जितने भी क्वेश्चन है वो 100% ये क्वेश्चन रियल है। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।